2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की फिजाओं में किसी न किसी तरीके से अब राजनीतिक समर या राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि किसी जमाने में खुद मुलायम सिंह यादव कहते थे कि समाजवादी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन क्या है, इसको किस आधार पर आंका जाए, और अगर ये जातिवादी राजनीति नहीं है तो ये फिर कौन सी राजनीति है। तो फिलहाल ये मुलायम के तीर हैं और निशाने पर दलित है, सामने चुनाव हैं और उसके बाद सत्ता है। ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। चर्चा करेंगे आज मुलायम के इन तीरों को लेकर। और चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ मेहमान कौन कौन से इस वक्त मौजूद हैं। इस खास पैनल में अवधेश वर्मा हैं, दलित चिंतक हैं, दलितों के मामलों को लेकर बहुत मुखर होकर बोलते हैं। हरीश श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दयाराम प्रजापति हैं, समाजवादी पार्टी से। पंकज तिवारी हैं, कांग्रेस से मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आज मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया। लगभग हर चैनल पर हर मीडिया कर्मी इस बात का जिक्र कर रहा है कि एक वक्त था, ये 2013 का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 का वो वक्त था जब स्वयं मुलायम सिंह यादव ने फरमाया कि समाजवादी जाति की राजनीति नहीं करती है। और उसके बाद आज जो तस्वीरें हमने देखी, सवाल जहन में मेरे ये आया कि आखिरकार ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है चुनावों के ठीक पहले, ये क्या है, ये कौन सी राजनीति है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये जातिवादी राजनीति नहीं है तो ये राजनीति का कौन सा एंगल है, कौन सा आयाम है। और इस मौके पर जब हमने उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से बात की तो उनका क्या कुछ कहना रहा, हम सुन लेते हैं। कौन सी राजनीति का पाठ ये हमको पढ़ा रहे हैं। यूपी में मिशन 2017 के लिए मचा है घमासान। दलितों अति पिछड़ों का रहनुमा बता रहा है हर दल। मायावती के वोट बैंक के सेंधमानी में जुटे सभी दल। मुलायम ने मायावती मोदी पर बोला हमला। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है इनका रहनुमा। यूपी में जाति के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में सपा को झटका मिलने के बाद सपा मिशन 2017 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। सपा मुलायम सिंह ने यूपी में जाति की राजनीति का बेड़ा खुद ही उठा लिया है। सपा को पता है कि मिशन 2017 की नैया दलित और महादलित के साथ साथ अल्पसंख्यकों के सहारे ही पार हो सकती है। यूपी में दलित और अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने के लिए हर राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, फिर चाहे बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी क्यों न हो। सबको पता है कि यूपी में दलितों की मसीहा मायावती मानी जाती है, लिहाजा अब दलित वोटरों पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों का मेला समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा। एक बार फिर सपा ने इन जातियों के हक और हकूक की आवाज बुलंद की है। इन जातियों को इकट्ठा कर मुलायम सिंह यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला, इन जातियों को अपने पाले में खड़ा कर बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में लाने की कोशिश। नेताजी ने मोदी और मायावती को अपने भाषण में लपेटना शुरू किया। सबसे पहला और बड़ा हमला मायावती पर बोला। उन्होंने कहा कि मायावती ने इन जातियों के साथ गद्दारी की है। 10 अक्टूबर 2005 को उन्होंने सदन से बिल को पास करा के दिल्ली भेजा, जिसका विरोध मायावती ने 2007 में किया और मनमोहन सरकार ने इन जातियों को आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि ये देखो, दलित की बेटी है, दलित की बेटी है, दलित की बेटी है, और दलित की बेटी कितनी ऊंची जात का काम, बड़े लोगों का काम, धनवानों का काम,
और आपके खिलाफ खड़े होकर बोली, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता? खड़े होकर बोली नहीं बोली क्या नहीं होना चाहिए, और इसकी बात मान ली। मनमोहन सिंह ने इसकी बात मान ली, हमें समझाया भी, मिले भी, सब कुछ किया, बोले न चाले, और अंत में वही बात मानी जो सरकार चलानी है, इसे खुश रखना है। अरे इसे खुश रखोगे तो तुम चले गए, भाग गए, बीजेपी आ गई। ऐसा नहीं खुश करते तो हटते नहीं, इसी को खुश करने में लगे रहे। अब ये भी धोखा देगी टेक्शन, ये भी देगी, ये किसी के साथ नहीं तो अपने साथ है। अब आइए एक नजर डालते हैं उन जातियों पर जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। मंझी, गोडिया, केवट, निषाद, मल्लाह, तुरेहा, तुरा, तुरेहा, चाई, कुम्हार, प्रजापति, गौड़, धीवर, धीमर, बाथम, कश्यप, रायकवार, कहार, बिन, भर और राजभर। मुलायम ने यूपी सरकार को लेखपाल और दिल्ली सरकार को कलेक्टर बताया। वो ये भी बताना नहीं भूले कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो इन जातियों को पिछड़ी जाति में शुमार करा के वो आरक्षण का लाभ दिलाएंगे। राज्य सरकार है लेखपाल पटवारी और दिल्ली की सरकार है कलेक्टर, तो कलेक्टर के सामने लेखपाल की कितनी चल पाएगी, पटवारी की कितनी चल पाएगी, ये सोचना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कलेक्टर भी बनना है और लेखपाल भी बनना है, दोनों आप बनना है। कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव ने भी मायावती और मोदी को खरी खोटी सुनाई। केंद्र में मोदी सरकार को झूठों की सरकार बताया और मायावती को दलितों का दुश्मन। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ी जाति के किसी भी व्यक्ति को पानी या फिर सड़क की दिक्कत है तो वो उन्हें लिखकर दे दे, उनका काम 24 घंटे में पूरा हो जाएगा। यूपी में मिशन 2017 के लिए घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल अति पिछड़ी और दलितों को अपना मसीहा बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जातियां किसे अपना रहनुमा चुनती हैं। इन बिखरी 17 पिछड़ी जातियों का सम्मेलन समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले। कई बार वो प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भी भेज चुके हैं, लेकिन अब तक वो प्रस्ताव डिब्बे में ही बंद है। एक बार फिर इन पिछड़ी जातियों ने हुंकार भरी है अपने हक और हुकूक को पाने की। बड़ा सवाल यही है कि क्या इनका हक इनको मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक। कैमरा पर्सन के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। और वहीं इस पूरे सम्मेलन को लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति का क्या कुछ कहना रहा, हमारे संवाददाता शबी हैदर ने खास बात की। गायत्री प्रसाद प्रजापति हमारे साथ हैं। इस वक्त एक कामयाब सम्मेलन किया है उन्होंने, क्या कहना है इस पूरे सम्मेलन के बारे में सर? ये सम्मेलन दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से मेला, यही सम्मेलन की सफलता है माननीय नेताजी के, जिस तरीके माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के दीवाने और उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में बनाने के लिए जो आज कमर कस लिया है अपना हक अधिकार पाने के लिए, ये 3 दिन के अंदर जो पूरे प्रदेश से हर कोने कोने से जो जनता आई हुई है, यही मिसाल है। ये साबित करती है कि निश्चित तौर से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इन भाजपा के जो विरोधी दल हैं उन सबकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल 3 साल के भीतर सरकार बनेगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी। यही मैसेज देने की कोशिश की है इस पिछड़े और अति पिछड़े महासम्मेलन के जरिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो जातियों को लेकर साफ तौर पर राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है तो शक इसलिए होता है क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और ऑन द रिकॉर्ड ये बातें हैं सामने। फिर ये कौन सी राजनीति है, और तब जबकि चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम दलितों की बात कर रहे हैं या पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अवधेश वर्मा जी, जो कुछ आज हमने नजारा यहां पर देखा सम्मेलन में, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मायावती जो है वो दौलत की बेटी है, दलित की बेटी नहीं, बड़ों का काम करती हैं, छोटों का काम नहीं, और जब इन पिछड़ी जातियों के लिए बात करने के लिए कही गई तो वो भी मनमोहन सिंह के साथ में खड़ी हो गई। ये बातें स्वयं मुलायम सिंह यादव ने आज कही इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में। आपका अपना क्या सोचना है, आपकी अपनी सोच क्या है इस सम्मेलन को लेकर, अवधेश वर्मा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा बिहार चुनाव में आरक्षण का बड़ा मुद्दा था और कि उसकी वजह से सभी पार्टियां, आपकी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और जो लोग भी आरक्षण विरोधी ताकते थी उनका बड़ा नुकसान हुआ। और ये सामने उभर के आ गया कि आरक्षण पर अगर कोई भी राजनीति करेगा और उस पर कुठाराघात करेगा तो प्रदेश की जो वहां की जनता थी उसको उसने सबक सिखा दिया। अब 2017 में भी चुनाव होना है। माननीय नेताजी को यह सता रहा है कि वह पहले से ही वो दलितों के आरक्षण का विरोध करते रहे और कभी बिल फड़वाते हैं, कभी आरक्षण का विरोध करते हैं, तो उनको यह लग रहा है कि किसी तरह दलित तो उनके पाले में आने वाला नहीं। जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, जो 17 जातियां, जिनके लिए वो 2005 से लेकर अनेकों बार प्रस्ताव पास कर और केंद्र को भेजे हैं, इसके बाद कहेंगे कि बहन मायावती उसका विरोध करती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं माननीय नेताजी से कि माननीय नेताजी जब किसी जाति में शामिल करने के लिए किसी का प्रस्ताव भेजते हैं तो उनको पहले यह सोचना चाहिए, जैसे प्रकार से घर का बंटवारा होता है तो किसके हिस्से में कितना है, पूरा हिस्सा लेकर अलग होता है। 17 जातियों का आज की डेट में संख्या कितनी है, उनकी प्रतिनिधित्व कितना है, उनका हिस्सा बाकायदे बांटकर उनको अगर अनुसूचित जात में ले जाना है तो अनुसूचित जात में मान लीजिए वर्तमान में 23% की बात होती है 22+1 की, तो उतना ही परसेंटेज इनको बढ़ोतरी करके वहां ले जाना पड़ेगा कि भाई इधर से जो हम हिस्सा इनका उधर ले जा रहे हैं तो पूरा हिस्सा इनका ट्रांसफर करना है। और उसके लिए एक पूरा रिपोर्ट तैयार होती है कि भाई इनको आप दलित कम्युनिटी में क्यों लेना जाना चाहते हैं, कौन सा स्पेशल कंपोनेंट प्लान आएगा जिससे इनका भला हो जाएगा। अभी जब ये मैं आपको बता दूं, जब 2005 में नेताजी जब इस पर बात कर रहे थे तो इन्होंने एक समीक्षा कराई। इन्होंने देखा कि जो प्रजापति समाज के लोग हैं आज की डेट में वो लगभग 87% बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। जो हमारे दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उसमें उन्होंने देखा कि भाई 57% लोगों के पास जमीन नहीं है। सब मिला के उन्होंने कहा इसके आधार पर इसको हम दलित जो बिरादरी है उसके साथ इनको शामिल कराया जाए। लेकिन वो उनकी कम्युनिटी को शामिल कराने की बात करते हैं, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाकर अगर 23% दलित का उसको 40% की बात करिए तो आधा अधूरा जब प्रस्ताव ये केवल इसलिए भेजते हैं कि वहां जाके लटक भी जाए, पास भी ना हो और यहाँ ऐसे सम्मेलन करके प्रदेश की जनता को और हमारी 17 बैकवर्ड कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने का काम किया। हमने तो प्रस्ताव भेज दिया और प्रस्ताव पर कुछ नहीं हुआ। पहले भी 2005 में ये जो आप बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सच के बहुत करीब हैं और इसमें सत्यता है इन बातों में। लेकिन जब राजनीतिक बयानबाजी की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो फिलहाल वहां पर आंकड़े नहीं दिखते हैं। आंकड़े तो बाद में देखे जाते हैं जब चीजें उस शक्ल में आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक नारा उस वक्त भी चलता था जब ये दलितों की और अति पिछड़ों की बात होती है, वो यही होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तमाम चीजें चलती थी। तो अब देखना होगा कि कितनी किसकी संख्या भारी है, इसको लेकर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो खेल शुरू हो चुका है, जातियों का सम्मेलन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में तैयारी के लिए तो ये कुछ दिनों की बात हो जाती है। और ऐसे में जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और उसमें जिस तरीके से जातियों की बात उठी, निशाने साधे गए, तो चर्चा बनती कि आखिरकार ये समाजवादी पार्टी का कौन सा चेहरा है। बहुत सारी बातें यहां पर अवधेश वर्मा ने कही और मुझे लगता है कि जवाब सीधे तौर पर आना चाहिए दयाराम प्रजापति की तरफ से, क्योंकि हम बात जरूर करेंगे हरीश श्रीवास्तव जी से भी कि इसके क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं सम्मेलन के। दयाराम प्रजापति, बहुत सारी बातें अभी अवधेश वर्मा ने साफ तौर पर कही। एक जुमलेबाजी अलग बात हो जाती है, एक बयानबाजी अलग बात हो जाती है। आप बहुत सारी बातों को बस यूं ही कह दें कि आप इनको रिजर्वेशन दिलवाना चाहते हैं, आप इनको आरक्षण का फायदा दिलवाना चाहते हैं। नफा नुकसान कितना आपने आकलन किया है, इनकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इनका क्या गणित है, इन सब के बारे में विचार हुआ है दयाराम प्रजापति? अभी वर्मा जी ने बताया कि माननीय नेताजी ने जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे उस पर विचार नहीं किया। शायद वर्मा जी को मालूम नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं
इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने के लिए और सुविधाएं दिलाने के लिए। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ये अति पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों की संख्या 54% है और 27% आरक्षण है। आज उत्तर प्रदेश में जो 17 जातियों की बात माननीय नेताजी कह रहे हैं, वो जाति विशेष की बात नहीं है, वो बहुत छोटे तबके के कल्याण की बात है। जब माननीय नेताजी के सामने प्रस्ताव रखा गया, हम सभी लोग सभी जातियों को लोग बोले और माननीय नेताजी को बताया कि 1931 में जी जब हिंदुस्तान गुलाम था तो उत्तर प्रदेश में J.H. ह्यूटन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने सर्वे किया उत्तर प्रदेश में। तो उस सर्वे में 72 ऐसी जातियों का चयन किया गया जिन जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर अति पिछड़ापन था, छुआछूत थी उनके साथ। ऐसी 72 जातियों में 4 जातियां बहिष्कृत जाति के रूप में अंकित की गई थी, जिसमें बेलदार, खरोट और कुम्हार और लूनिया भी था। बेलदार, खरोट को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया था, लेकिन कुम्हार और लूनिया को शिल्पकार की जाति में जाके छोड़ दिया गया था। आज वही बात माननीय नेताजी के सामने कही गई। माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में इन जातियों का सर्वे कराया, प्रजापति जाति का सर्वे कराया, 3 बार सर्वे हुआ और सर्वे करा के जब 6 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सभी के शामिल होने के सभी मानक पूरा करते हैं, लिहाजा इनको सुविधाएं दे दी जाए, सुविधाओं के लिए अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाए। और 10 अक्टूबर 2005 को जब माननीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने के लिए शासनादेश जारी कर दिया, तो जिनकी बात आप कर रहे हैं मायावती जी की, ये मायावती जी सच्चाई है कि हम छोटी छोटी जातियों की घोर विरोधी हैं। माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय में कौन गया, किसको भेजा? हमारी जात के जोगीलाल प्रजापति जो बसपा के पदाधिकारी थे और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हुए, आज स्वर्गीय हैं, उनको ही मायावती जी ने हाईकोर्ट भेजा, हाईकोर्ट से रुकवा दिया और जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन जातियों का माननीय नेताजी भला करना चाहते थे? आपको क्यों दर्द है? आपको इसलिए दर्द है, मायावती जी को लग रहा है कि अगर ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो जाएंगी, सुविधाएं पाएंगी, तो ये माननीय मुलायम सिंह यादव की समर्थक जातियां हैं, ये वोट माननीय मुलायम सिंह यादव को करेंगे और बसपा का पूरा जनाधार समाप्त हो जाएगा। इसलिए मायावती जी इन जातियों के घोर विरोधी हैं। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इन जातियों का भला करने का काम किया, इनको सम्मान देने का काम किया। अगर इनको अपमान देने का काम किया, इनको अपमानित करने का काम किया, तो केवल वह मायावती जी ने, बसपा सरकार ने अपमानित करने का काम किया है। बसपा सरकार ने बताना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी इन जातियों के हमदर्द हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। अगर सुविधाएं मिल जाए, आपने अपने तर्कों को रख लिया दयाराम प्रजापति जी, IAS हो जाए, दयाराम प्रजापति जी, आपने अपने तर्कों को रख लिया है। 3.5 साल की कार्यकाल आपका बीत चुका है। कार्यकाल जब आपका शुरू हुआ सरकार का, उसके 3.5 महीनों में अगर ये काम आगे होते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि राजनीति तो है, आप राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, तो आप राजनीति करेंगे भी, इसमें हमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम तब आश्चर्य जरूर होता है जब आप ये कहते हैं कि जातियों की राजनीति हम कम से कम नहीं करते हैं। अच्छी बात है, समाज को आगे बढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, लेकिन कम से कम ये राजनीति के मानचित्र पर यह ना दिखे कि देखिए जाति सम्मेलन हो रहे हैं, तब जबकि हाईकोर्ट भी इसको मना कर चुका है। आऊंगा मैं आपके पास में। पंकज तिवारी जी, जो कुछ राजनीतिक मानचित्र पर आपको आज दिखा, उसके निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? और अवधेश वर्मा और दयाराम प्रजापति की इन बातों में कौन सी बात सही आपको लगती है? मनीष जी, अवधेश वर्मा ने जो तथ्य रखा वो पूर्णतया सत्य है। मुलायम सिंह यादव जी जब भी कोई काम करते हैं तो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देख के बाद, 3.5 वर्ष हो गए तब उनको इन 17 जातियों की याद नहीं आई। आज जब चुनाव सर पे आ गया है और 2017 मिशन को लेके पार्टी चिंतित है, पार्टी की स्थिति ये है कि पार्टी, इनके अपने लोगों ने, जो भी इनके लोग हैं, उनको बताया जा चुका है कि पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। पार्टी की यह स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह सरकार बेनकाब है। 50 जिलों को इन्होंने सूखाग्रस्त घोषित किया। उसके बाद जिस तरह से नंगा नाच, जिस तरह से फिजूल खर्ची इन्होंने अपने नेता के बर्थडे में की है,
किसान 3 फसलें लगातार किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं। किसान गेहूं बोने की स्थिति में नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ न ध्यान देते हुए सफाई से लेकर लखनऊ तक केवल बर्थडे मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनको प्रदेश की जनता का मूड मिल चुका है। अब किस तरह जात बिहार से इन्होंने सबक लिया, बिहार जाके इन्होंने मोदी की मदद करने के एवज में इन्होंने सोचा था कि बहुत कुछ हमको लाभ मिलेगा, वहां हम महागठबंधन को हरा लेंगे। वहां से हारने के बाद, वहां से इनकी जो स्थिति हुई, उसके बाद इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी बहुत पंकज तिवारी जी मैं आपको रोक रहा हूँ। पंकज तिवारी जी आगे केवल जातिवाद। पंकज तिवारी जी मैं भी आपको रोक रहा हूँ। आप भी निर्धन किसानों की चिंता, सूखे की चिंता, एसी के बंद कमरों में बैठकर काजू खा के करते हैं, मिनरल की बोतल पी के करते हैं। आप भी कोई अलग नहीं है। कम से कम मेरा निवेदन यह है कि जब भी आप बोलें तो ये सोच के बोलें कि क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि ये बात खूब चर्चा में रही है। ये बात ऐसी रही है कि मीडिया की सुर्खियां बनी है। मनीष जी करते हो और मैंने किया है। ये बात कि मीडिया की सुर्खियां बनी है। नहीं, सुर्खियां बनी होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ती आई है। जितना किसानों के लिए कांग्रेस ने किया है, किसी भी राजनीतिक मत बोलिए पंकज तिवारी जी, मत बोलिए। आप इस तरीके की बातें मत कहिए। किसी राजनीतिक दल में साहस हो, उद्योगपतियों के 60,000 करोड़ तो माफ कर दिया, किसानों के 1 रुपए चाहे केंद्र की और चाहे प्रदेश की सरकार ने कोई मदद की हो तो बताए। पंकज तिवारी जी और हमको कहने में गुरेज नहीं है कि पंकज तिवारी जी महाराष्ट्र सरकार आपके ही अधीन रही है, लगातार आपके अधीन ही चलती रही है और सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हुई हैं तो वहीं पर हुई हैं। पूरा देश शर्मसार सिर्फ इसीलिए हुआ कि महाराष्ट्र में किसानों की मौतें बहुत हुई हैं और आप ही लगातार सत्ता में रहे हैं। तो किसी का दामन पाक साफ नहीं है। हिंदुस्तान की जनता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें उन लोगों में को चुनना पड़ रहा है, ये देखना पड़ रहा है कि दामन किसका कम काला है, हमें यही चुनना पड़ रहा है। तो ये एक त्रासदी है आज के हिंदुस्तान की जनता के लिए कि कौन कम काला है, किसके ऊपर कम, बस हम उसको चुन पाए, और वो भी बड़ा मुश्किल हो पाता है देख पाना। इसलिए जब आप एकदम हमलावर होते हैं तो मुझे आपको रोकना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप भी इस बात को समझें कि आपके दामन पे कितने दाग हैं। निश्चित तौर पर जो मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं उसकी शुरुआत में ही हमने कहा कि ये कौन सा समाजवाद है, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो इस बात को जरा थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। हरीश श्रीवास्तव जी, इस पूरे सम्मेलन को लेकर, तमाम चर्चा को लेकर आपका अपना आकलन। मनीष जी देखिए, बात बहुत साफ है कि जो नेताजी की चिंता है, जो मुख्यमंत्री जी की चिंता है, वो केवल रोजगार को लेकर के है। ये जो बार बार नसीहतें माननीय मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को देते रहे हैं या रोजगार की चिंता अधिकारियों से जताते रहे हैं, ये इनको इस बात के भी फीडबैक अब मिल गए हैं कि जनता के अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतरे हैं। और ये जो सम्मेलन है ये महज एक राजनीतिक सोसा है। और मैं वर्मा जी की भी बात सुन रहा था और प्रजापति जी की भी बात सुन रहा था। ये दोनों लोग, बसपा और सपा दोनों कांग्रेस के साथी रहे हैं लगातार 10 साल तक। ये आखिर क्यों नहीं, अगर ये ईमानदार होते तो कांग्रेस को दबाव डलवा करके, कांग्रेस की सरकार पे दबाव डाल करके इसको पास कराते। ये महज राजनीतिक वो है, वोट की लालच में उठाया गया मैं कदम इसका है। जवाब ले लेता हूं, जवाब ये सवाल कर रहे हैं कानूनी पहलू श्रीवास्तव जी कानूनी पहलू ये है कि हाईकोर्ट श्रीवास्तव जी कर चुका उसका श्रीवास्तव जी मैं आपको रोक रहा हूं। ये जो आपने अभी बात उठाई है और हमारे साथ जो दर्शक इस समय मौजूद होंगे उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि इस सवाल का जवाब प्रजापति जी से ले लिया जाए कि 10 साल अवधेश वर्मा जी भी साथ बैठे हुए हैं, 10 साल आप साथ में रहे, आपने, आपके दम पे सरकारें चली हैं कांग्रेस की दिल्ली में, उस वक्त आपने क्या कुछ किया। प्रजापति जी सवाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दर्शक के जहन में यह जरूर सवाल आया होगा कि इस सवाल का जवाब प्रजापति जी से ले लेना चाहिए। प्रजापति जी क्या कहेंगे आप? केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव ने कई बार प्रयास किया, कई बार सवाल भी उठाए सदन में
इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने और सुविधाएं दिलाने के लिए। लेकिन कांग्रेस कभी हमारी हमदर्द नहीं, आज बीजेपी हमारी हमदर्द नहीं है। परमार बिल पे तो इन्होंने उबारा, अगर मुलायम सिंह जी ने उनको छोटी छोटी जातियों के ये हर कदम पे तो उनके साथ खड़े रहे। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी बात नहीं मानती थी। कांग्रेस हमदर्द होती तो 2005 में जब प्रस्ताव भारत सरकार को गया था तो ये सरकार केंद्र कांग्रेस आखिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे थे? माननीय अखिलेश क्यों सपोर्ट कर रही थी? भारत सरकार केवल अपनी सीबीआई बचाने के लिए, केवल अपने पापों को पर्दा डालने के लिए? बीजेपी अगर ये दोनों दल अपने भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे तो इनको क्षमा करना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार पे अपने भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे लगातार दर्शाए। निश्चित तौर पर हम बात अभी लगातार करते रहेंगे। दरअसल बात जो है वो यही है कि कोई पाक साफ नहीं, और हमारे तमाम दर्शक जो यहाँ पर मौजूद इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि राजनीति होती क्या है और राजनीति राजनेता किस तरीके से करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप समझें कि आपको किस तरीके से भ्रम में डाला जाता है और राजनीति की जाती है। कुछ दिनों के लिए आप भ्रम में रहते हैं, सत्ता उनके पास होती है और आगे चल के फिर आप रोते हैं। बात हम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने जो तीर सियासत के छोड़े हैं, जिक्र हम उसके बारे में कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने ऐसे जातिवादी सम्मेलनों पर रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद ये सम्मेलन हो रहे हैं। साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति कम से कम नहीं करती है, तो फिर ये कौन सी बात है। और अगर आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 3.5 साल में, यानी कि शुरुआत के 3.5 साल में आपने क्या किया, 3.5 महीने में माफ करिएगा तब आपने काम किया। और अगर आप तब भी नहीं मानते, तब भी आपके पास तर्क हैं, तो 10 साल तक आपके समर्थन से ही आपकी बैसाखियों पर केंद्र की सरकारें चलती रही। उस वक्त आपने क्या किया। सवाल कई सारे खड़े हुए हैं और हमारे साथ में लगातार खास मेहमान मौजूद हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, आप जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप अपनी बात को पूरा करें। 2 सवाल मेरी बात पूरी नहीं हुई थी जी। अवधेश वर्मा जी, आपको वक्त मैं दूंगा। अवधेश वर्मा जी, आपको वक्त मैं दूंगा। हरीश श्रीवास्तव जी से पहले मैं सवाल कर लेता हूं। जी हरीश श्रीवास्तव जी, अपनी बात कहें। इसके अतिरिक्त जो कानूनी पहलू है कि हाई कोर्ट का यह आदेश है कि आप राजनीतिक उद्देश्यों से जातीय सम्मेलन कोई नहीं कर सकता। इसका ये वायलेशन है जो ये जातीय सम्मेलन किया गया। और उससे भी अहम बात यह है कि 3.5 साल से ये सरकार है, उत्तर प्रदेश में हजारों नियुक्तियां हुई, चाहे वो पुलिस भर्ती की हो, चाहे पीसीएस सर्विसेज में डॉक्टर अनिल यादव कर रहे हो, इतनी भर्तियां हुई। आखिर इन जातियों से आपने कितने लोगों को नियुक्ति दी? राजनीतिक पदों पे इन जातियों से आपने कितने लोगों को बैठाया? अगर आप इन जातियों के उत्थान के लिए ईमानदार हैं, तहे दिल से इनकी आप उन्नति चाहते थे, तो इन 3.5 सालों में क्या आपको इनमें से कोई दिखा नहीं जो आप अपनी कोर कमेटी में शामिल कर लेते? क्या कोई ऐसा नहीं दिखा जिनको आप अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल कर लेते? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस बात का आपने इन लोगों के लिए क्या किया का सिगुफा है जी। इस जाति और वर्ग के लोगों के वोट लेने के लिए महज एक प्रयास है। बाकी अगर ये ईमानदार होते तो केवल इनको अपना कुनबा न दिखता। महत्वपूर्ण बात है हरीश श्रीवास्तव जी, आपने बातें महत्वपूर्ण की हैं। ये जितने ये नियुक्तियां हुई, इन वर्गों से भी लोगों को लाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दयाराम प्रजापति जी, आप इसकी मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। जिसका उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी से जवाब मांगती है। हरीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इन जातियों को हर तरह से लाभ देने का काम किया। सरकारी नौकरियों में ये भी आए, इनके एसडीएम भी बने, पीसीएस भी बने। आज जितनी भी नौकरियां मिली हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए, इन जातियों का उसमें वर्चस्व है और अपनी दम पे आए हैं। न कोई सोर्स है, न सिफारिश है, आरक्षण की दम पे आए। आज माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव या माननीय राम गोपाल यादव जी पूरी तौर पे इन जातियों के हमदर्द हैं। और आप जात विशेष की बात हमदर्द होते तो दयाराम जी आप भी वो 4 नामों में आपका भी नाम होता और ये सूची प्रकाशित किए होते। ये अभ्यर्थी सब मांग रहे थे
कि आप ये जो सक्सेसफुल अभ्यर्थी है उनकी सूची प्रकाशित कीजिए, ताकि ये मालूम हो सके कि किन जातियों के कितने लोग आए। देखिए ये आपकी बात जो है वो आपकी मजबूरी है कि आप समाजवादी पार्टी से इस चर्चा में हैं, तो आप तो ये बात कहेंगे, लेकिन अगर ये बातें ट्रांसपेरेंसी सरकार में होती और ईमानदारी से सबके लिए काम हुआ होता तो ये सूची प्रकाशित होती। देखिए तो ये बातें आती। बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इन छोटी छोटी जो आप जातियों की बात करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देते हैं, ये जात विशेष की राजनीति नहीं है, ये छोटे छोटे वर्गों के उत्थान की राजनीति है। संविधान के तहत उत्तर प्रदेश की या राज्य सरकार कोई भी इन जातियों को सम्मान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं दे सकती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देखा इन जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर पिछड़ापन है, अति पिछड़ापन है। आखिर मायावती जी को दर्द क्यों है? दयाराम प्रजापति जी, ले लीजिए, दयाराम प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं है दयाराम 10,000, प्रजापति जी, 15,000, 20,000 वोट न हो, और जब 15,000 वोट आदरणीय प्रजापति, आदरणीय प्रजापति जी, ये जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा इन जातियों को दलित जातियों में लाने के लिए, और उसमें पार्लियामेंट से ही नहीं, इसको आधे से ज्यादा राज्यों से भी पास होना पड़ेगा, तब ये जाके जातियां दलित उसमें शामिल होंगी। तो ये केवल एक धन डालना कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है और केंद्र सरकार नहीं कर रही, ये एक महज धन डालना है और एक वोट के लालच में लोगों को लुभावन बातें करनी है। बस स्थिति यह है, चाहे कानूनी पहलू हो चाहे संवैधानिक पहलू हो, इस पे जब तक आप इन चीजों को नहीं खड़ा उतरते तब तक इन बातों का कोई बता मतलब दूं, नहीं। आपकी जानकारी सच्चाई ये है जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य सरकार किसी जात को अनुसूचित जात की सूची में नहीं शामिल कर सकती। संविधान के संशोधन के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जातियां जिनकी माननीय नेताजी हम हमदर्द हैं, समाजवादी पार्टी पक्षधर है, माननीय अखिलेश जी पक्षधर हैं, ये जातियां वर्ष 1931 में बहुत अच्छी बात है। अरे भाई दयाराम प्रजापति जी, जातियों का एक टेप को बार-बार कितनी बार करेंगे? एक ही प्रोग्राम में बार-बार एक ही गाना तो अच्छा नहीं लगता है। दयाराम प्रजापति जी, माननीय नेताजी ने दयाराम प्रजापति, आप बार-बार उसको दोहराते हैं, बार-बार टिप्पणी करते हैं। अवधेश वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अवधेश वर्मा जी बोलिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2005 में जब नेताजी ने जी जो हमारा एक्ट 1994 का है, यूपी पब्लिक सर्विस एक्ट जो 1994 है, पब्लिक एक्ट को जब अमेंड किया तो वो जिस आधार पे अमेंड करना चाहिए था, उन्होंने अपनी पावर जो केंद्र की पावर थी उसको भी यूटिलाइज कर लिया। तो जो उनका स्टेट कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट नहीं है और वो केंद्र का कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है, उसमें भी आप हस्तक्षेप करते हैं, केवल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके का प्रस्ताव भेजो, चाहे हाईकोर्ट में लटक जाए या जाके केंद्र में लटक जाए, और इसके बाद पूरे चुनाव में ये प्रचार करिए कि हम तो 17 जातियों को अनुसूचित जात में ले जाने के लिए, शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया और केंद्र ने नहीं उकरा। देखिए आपके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नेताजी से, जिनको वो अनुसूचित जात में शामिल कराकर उनके सुख दुख की बात कर रहे हैं कि उनका वेलफेयर बहुत बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा आज की डेट में नेताजी तो दलित विरोधी है, सबसे ज्यादा जो दलितों की बात कर रहे हैं, जहां शामिल कराने की बात कर रहे हैं, उनके हर प्रोग्राम पर उनकी नजर है, उनके वजीफा प्रोग्राम पर उनकी नजर है, उनके आरक्षण प्रोग्राम पर उनकी नजर है, उनके वेलफेयर प्रोग्राम पर उनकी नजर है। अभी आपने देखा होगा कि जो भी लोग उनका जितना उत्पीड़न हो पाए उस समाज का उतना उत्पीड़न कर रहे हैं। तो क्या नेताजी ये चाहते हैं कि 17 जातियों को दलित कम्युनिटी में शामिल कराकर उनका भी उत्पीड़न शुरू कर दें? और दूसरा, जो जिनमें से ये इतनी बड़ी कम्युनिटी जो हमारे 54% जो बैकवर्ड के लोग हैं, वहां से इनको निकाल के ले जाके वहां पे उनका उत्पीड़न शुरू कर दो। अब इसके बाद जो बचे कुछ लोग हैं जिनको भी आपने चाहे वो पीसीएस में आए हो, उनको फिर आप मलाई कटवाइए। ये नहीं चलने वाला, प्रदेश की जनता सब समझ रही है। और माननीय नेताजी ये जो वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का प्रस्ताव दे रहे हैं, इसके बाद सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद दलितों की सूची में शामिल कराकर उनको लाभ और उनका वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी का लीडर होकर आरक्षण का विरोध करता है। और दूसरा मेन राजनीति उनको 17 जातियों को, आपने देखा होगा आज के सम्मेलन में उन्होंने केवल आरक्षण को बनाया कि भाई 17 जातियों को उसमें जब शेड्यूल कास्ट में शामिल करा दिया जाएगा, ओबीसी जातियों को, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अरे भाई एक तरफ तो आप आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण के तहत जो भी प्राविधान है, जो भी वेलफेयर की स्कीमें हैं, उनको आप विरोध करते हैं। भी हो कि उस पर राम मनोहर लोहिया योजना लगाएंगे, काशीराम की योजना खत्म करके कोई और योजना बनाएंगे। तो सवाल यह है, उसका नाम रखिए। अगर संवैधानिक तरीके से जो काम है वो नेताजी नहीं करना चाहते,
नेताजी केवल वोट की राजनीति के लिए उनको 2017 दिख रहा है। अवधेश वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी अवधेश वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी, जब आप ये बात कहते हैं, जब आप इस बात को कहते हैं कि नेताजी ये नहीं करना चाहते, नेताजी राजनीति करना चाहते, नेताजी ऐसा कर रहे, नेताजी वैसा कर रहे, मैं इसमें संशोधन कर देना चाहता हूं, वो ये कि आप नेताजी का ना एक जिक्र करें। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के तमाम नेता, तमाम दल और सभी दलों को मैं शामिल करता हूं, अगर इतनी इच्छा शक्ति होती तमाम दलित जातियों के लिए उत्थान के लिए, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, अति पिछड़े उनके उत्थान के लिए, तो हिंदुस्तान में वो अभी आगे आ चुके होते और आरक्षण की व्यवस्था कम से कम अब खत्म होने की तरफ अग्रसरित होती। और हम बड़ा गर्व से बहुत सीना चौड़ा करके तमाम नेता और तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं कि इनको आरक्षण दो, इनको आरक्षण दो, इनको सुविधाएं ना दो, इनको आरक्षण दो। और ये लगातार 10 साल के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, शर्म आती है कि आज भी हम आरक्षण के ऊपर जिक्र करते हैं, आज भी बैसाखियों के आधार पर लोग चल रहे हैं। शर्म आती है इस बात को लेकर कहते हुए। ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि जिस व्यवस्था का हमने 10 साल के लिए सिर्फ किया था, वो व्यवस्था भारतीय राजनीति और राजनेताओं के निकम्मेपन के चलते हुए, मैं ये बात कह रहा हूं, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं तो आरक्षण खत्म हो चुका होता। आरक्षण मुद्दा है, जो आरक्षण की पलाई खा करके मोटे हो गए और बड़े हो गए, वो अपने परिवार से ज्यादा आरक्षण का लाभ दूसरे को देना नहीं चाहते। इस पर इतना इसी के कारण ये लोग आरक्षण को एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए नहीं है। अरे भाई, हमारे नेताजी कह रहे हैं कि आरक्षण के पाके ये कर दिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि आरक्षण पे हम अपनी जान दे देंगे, बाबा साहब का कोई उनाएगा। हमारे नेता दूसरी बात करते हैं। तो यार अवधेश वर्मा जी, अगर वो कह देंगे कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो 10 साल के लिए अवधेश वर्मा जी, कभी उन्होंने मेरा अवधेश वर्मा जी, आरक्षण की समीक्षा करी। अवधेश वर्मा जी, आप भी कहीं आप भी अगर वो कह देंगे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जब सिर्फ समीक्षा की बात आई तब तो आपने पूरा तूफान उठा लिया सर के ऊपर। सिर्फ समीक्षा की बात कही थी, तूफान उठा लिया गया, ऐसा लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप ही लोग तो हैं जो चाहते नहीं कि आरक्षण खत्म ना हो, आप ही लोग चाहते कि आरक्षण ही चलता रहे, आपके बच्चे मलाई खाते रहे, आप ही लोग चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते जो ये IAS, IPS और MP और सांसद बन गए, ये अगर गरीबों का भला चाहते हैं तो ये घोषित करें ना कि हम लोग को आरक्षण का लाभ मिल गया, हम लोग अभी ऊपर उठ गए और अब हम लोग आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए। ये तो बधाई छोटे खाना चाहते हैं, अपने और भाइयों को नहीं देना चाहते, अपने घर परिवार के और लोगों को उसका लाभ नहीं देना चाहते। वर्मा जी, ये लोग तो केवल अकेले आजम कर जाना चाहते हैं। मायावती जी ने अरे भाई, मैं BSP का, मैं पहली बात जयराम प्रजापति जी, जयराम प्रजापति जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं BSP का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक आरक्षण समर्थक लीडर हूं। मैं BSP का प्रवक्ता नहीं हूं। BSP के नेताओं से आप जाके पूछिए। ये पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का न प्रवक्ता हूं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, आप जाके BSP से पूछिए, हमसे ये बात मत पूछिए, मैं उनके प्रवक्ता से पूछिए। मैं एक आरक्षण समर्थक लीडर के नाते मैं आपको हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अगर आरक्षण पर समीक्षा की बात होती है तो आरक्षण पर इस बात की समीक्षा क्यों नहीं की जाती कि वास्तव में प्राविधान बनाए जाने के बाद भी उसका 100% क्रियान्वयन क्यों नहीं हो जाता? आरक्षण लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं, उन पर क्या कार्रवाई होती है? चलिए, वो विषयांतर हो जाएगा। होनी चाहिए कि जो प्राविधान की अवधेश वर्मा जी, प्राविधान का लाभ 100% अवधेश वर्मा जी, और अगर प्राविधान का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अवधेश वर्मा जी, समीक्षा की बात कर रहे हैं। अवधेश वर्मा जी, आप जिस बात को, प्रजापति जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, प्रजापति जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अवधेश वर्मा जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक एक तर्क के साथ में आपके साथ बैठ सकता हूं, बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का विषयांतर हो जाएगा और इसलिए मैं आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं। दरअसल हमने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर हमारे देश के राजनेता चाह लेते तो जो हमारे यहाँ जो पिछड़ी जातियां हैं वो आज तरक्की कर चुकी होती। 60 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है और अगर मन साफ होता, विकास अगर इन जातियों करना होता, निचले दबे कुचले समाज करना होता तो हो गया होता। विकास यहाँ पर अपना किया गया है, ये सच है। पंकज तिवारी जी खामोश बैठे हैं, हम जरूर चाहेंगे कि वो इन मुद्दों को लेकर अपना नजरिया साफ करें और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में जो हलचल मच रही है उसको लेकर भी बात करें। बहुत ज्यादा खामोश हो गए पंकज तिवारी जी, तो हमने कुछ भी नहीं कहा कि आप एकदम खामोश हो गए। और हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया, वो तब जबकि
कानूनी तौर से रोक भी लगी हुई है, वो तब जबकि अब चुनाव सर पर हैं, वो तब कि जब आप 3.5 साल गुजार चुके हैं, वो तब जबकि 10 साल आपके सहारे से, समर्थन से सरकारें चल चुकी हैं, और तब जब ये बात कहते हैं तो शक पैदा होता है। शक इसलिए पैदा होता है कि दरअसल आप राजनीति करते हैं या फिर विकास की बात करते हैं। कई बातें यहां पर सामने उठकर आई और कभी कभी बहुत संकोच लगता है, शर्म भी लगती है कि हम आरक्षण को लेकर इस तरीके से बातें करते हैं जैसे ये कोई बहुत अच्छी चीज है, देवदूत का कोई वरदान है जो कि निरंतर जब तक ये कायनात रहे तब तक ये आरक्षण चलता रहे। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन ये विषयांतर हो जाएगा। पंकज तिवारी जी, जो बातें मैंने कही आपसे, जो कुछ राजनीतिक फिजाओं में चल रही है, आरक्षण की बातें हों, चाहे वो दलित, अति दलित, पिछड़ों की बातें हों, अति पिछड़ों की बातें हों, मुझे लगता है कि इनको लेकर जो राजनीति चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। आपका अपना आकलन, आपका अपना विचार मुलायम सिंह यादव के पिछड़ा सम्मेलन को लेकर और जो कुछ अभी इतनी देर से चर्चा हुई, इसमें आपका अपना विचार हम शामिल करना चाहेंगे। पंकज तिवारी जी। जी, सबको मैंने सुना। मुलायम सिंह यादव जी की जो राजनीति है, उनके इस फीडबैक के बाद कि समाजवादी पार्टी की 2017 में बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है, उसके बाद पहले तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसके बाद जातीय ध्रुवीकरण। जातीय ध्रुवीकरण कराने के लिए यह मात्र उनके अपने कार्यालय में बुलाया गया एक सम्मेलन था। इन्होंने जिस तरह का सम्मेलन 3.5 वर्ष तक इनको इस मुद्दे की, इनके आरक्षण की, इनके पिछड़ेपन को दूर करने की याद नहीं आई। अब जब 3.5 साल बीत चुके हैं और 1 साल के बाद 6 महीने के पहले चुनाव की अधिसूचना लग जानी है, इनको मालूम है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे, केंद्र मानेगा नहीं, और हम इसको, इस बात को मुद्दा बना के और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे और इन जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करेंगे। तो जो मुलायम सिंह कहते हैं कि हम बहुत बड़े समाजवादी हैं और हम जात की राजनीति नहीं करते, हमारी समझ में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से बड़ा जातिवादी नेता कोई दूसरा नहीं है, मनीष जी। दूसरी बात कि जिस तरह ये समाजवादी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जो इस समय मौजूदा किसानों की और मजदूरों के जो हालात हैं, उसके बाद भी जिस तरह के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है। अब समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर या इसके नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह ये फेल हैं। तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं 2017 में पुनः सत्ता के करीब पहुंच सकूं और इनके प्रकार सत्ता में शामिल हो जाऊं। उस 2017 के मिशन को देखते हुए जाति ध्रुवीकरण कराने का यह मुलायम सिंह का प्रयास है। मनीष जी, केवल इनका ना तो 17 पिछड़ी जातियों से कोई मतलब है, न इनको इनके भले की चिंता है, न इनके पिछड़ेपन को दूर करने की चिंता है। और एक बात और मनीष जी, अभी सब लोग कह रहे थे, बीजेपी के हमारे बड़े भाई, कि 10 साल तक कांग्रेस सरकार के साथ मायावती और मुलायम रहे। आपने भी तो 2 साल मिल के सरकार चलाई है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मायावती समर्थन दे रही थी। इसलिए दूसरे पे आरोप लगाने के पहले अपने विषय में सोच जरूर लेना चाहिए कि मैं भी उसी। पंकज जी, लेकिन प्रस्ताव उस समय का नहीं है जो आप जो बात कर रहे हैं। हरीश जी, बात हो रही है आरक्षण, बात प्रस्ताव को लेकर के हो रही है। वो न्याय बात तो जो मुद्दा है, उस मुद्दे की बात कीजिए ना। बात पार्टी बात उस मुद्दे की कीजिए जिस मुद्दे की बात हो रही है। ऐसा करते हैं कि न्यायालय से रोक लग जाए और मुझको एक मुद्दा मिल जाए कि मैंने तो प्रस्ताव, बात तो मुद्दे की हो रही है। बार आप उस मुद्दे की बात करिए ना। साथ मिलकर 77 में तो सारा कुंबा मिलकर कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने बात तो और ना 2007 की कर रहे हैं। अटल जी की सरकार 2004 तक रही है। मुलायम सिंह भी आपके साथ थे और कल्याण सिंह भी आपके साथ थे। मुलायम सिंह जी कभी हमारे साथ नहीं रहे। क्यों 77 की सरकार में रहे नहीं? 77 की बात अब क्यों हो रही है? बात का प्रस्ताव गया, प्रस्ताव भेजा गया। 2005 की प्रस्ताव की बात, 2004 और 77 की बात कर रहे हैं पंकज जी। 89 में भी आप थे पंकज जी। 89 में भी आप साथ में थे। 89 की बात नहीं, 2007 की बात हो रही है। 89 में भी आप साथ थे। 2007 प्रेजेंट में रहिए। कहा अपने कांग्रेस काम नहीं चलेगा। मनीष जी, सपा और भाजपा
एक तराजू पे बैठे हैं। ये जब चाहते हैं, इनका केवल एक मुद्दा है, कांग्रेस का भी। पंकज जी, हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र के पास जवाब नहीं तो पीछे भाग जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी 20 साल, कभी 30 साल, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहते। बात वर्तमान के मुद्दे की हो रही है। 77, 89, 2004, 2002 में चले जा रहे हैं। इसलिए मुलायम सिंह इस अपने प्रयास में असफल होंगे, 2017 में सत्ता से बाहर होंगे। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार ये हरीश जी कह रहे हैं कि अब उनको 3.5 वर्ष की सरकार के बाद याद आया इन जातियों का। आपको शायद याद नहीं है कि माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इन जातियों के संदेश यात्रा लेके हम लोग निकले थे। पूरे प्रदेश के इन जातियों के लोग लामबंद हो गए। आज बीएसपी को दर्द क्यों है, बीजेपी को दर्द क्यों है, कांग्रेस को दर्द क्यों है कि ये जातियां दर्द नहीं है। आदरणीय प्रजापति जी, बीजेपी को कोई दर्द नहीं है। आप अपना दर्द संभालिए। पार्टी के लोगों को दर्द है। भरोसा करती है, सबके साथ सबके विकास पे काम करती है। तो आज पूरे प्रदेश में जब 28% के मात्र वोटिंग पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी की, और ये जातियों का वोट बैंक है 54% उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का, इसलिए बसपा भी साफ, कांग्रेस भी साफ और भाजपा का तो अता पता नहीं लगेगा। ये जातियां का विरोध करके इन राजनीतिक दलों ने अपना जनाधार, मतलब ये बात साफ हो गई। केवल इन्हें उत्तर प्रदेश में दयाराम प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी, जिस तरीके से दयाराम प्रजापति जी, वक्त हमारे पास भी कम है। दयाराम प्रजापति जी, बात मुलायम सिंह जी के जातीय सम्मेलन की हो रही है। इन जातियों के संबल साथ हम खड़े हैं, इन जातियों के बेहतरी के हम साथ खड़े हैं। आप लोगों को प्रमुख कीजिए। आप मुलायम सिंह की राजनीति राजनीति बहस का मुद्दा है। आप लोगों को भ्रमित मत करिए। आदरणीय प्रजापति जी, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए कृपया। ये मुलायम सिंह की राजनीति बहस का मुद्दा है, आप उस पर केंद्रित होइए। और 2017 में किसने किया, हम मनीष जी से आग्रह करेंगे 2017 में आपके बाद प्रजापति जी को हमको फिर बुलाएं, ये सपा सरकार बहस में फिर बुलाएंगे 2017 में। ओबीसी में केवल ये सपा सरकार को भी पता है कि जो 17 ओबीसी जातियों को जो वेलफेयर और इनके सुधार की बात करके कि दलित सूची में शामिल करने के बाद ये सब महज एक राजनीतिक स्टंट है। और ये बिहार चुनाव के तुरंत बाद ये शुरू होने अगर इतना जरूरत थी तो माननीय नेताजी ने बड़ा भारी इसके लिए जो बंद कमरे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 17 जातियों का सम्मेलन कर दिया गया। अरे नेताजी इन 17 जातियों के जाके देखें गांव में उनकी दशा क्या है, जाके देखें उनका वेलफेयर में जो उनकी योजनाएं चल रही है उसका लाभ कितना मिल रहा है। तो वो न देखकर केवल एक माननीय मंत्री जी गायत्री प्रजापति जी के थ्रू एक सम्मेलन हो गया। मैं भी गायत्री प्रजापति जी से मिला था कुछ मुद्दे पर, इसी आरक्षण के मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग 2 बार मिलने गए। वो खुद कर लिया, वो खुद पूरा प्रदेश और देश जानता है, उन्होंने अपना भरपूर उत्थान कर लिया। उन्होंने कहा भैया बाकी प्रदेश से मतलब नहीं है, दूसरे को क्या वो दिलाऊंगा। वर्मा जी, आप ये यहाँ गलत कह रहे हैं। अरे भाई मैं मिल के आया उनसे 2 बार। अरे और आपने देखा होगा और इसी मुद्दे पर मिलकर आया। नहीं, आप सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति को जो माननीय नेताजी ने जिम्मेदारी सौंपी है, अभी आप कह रहे हैं कि अभी क्यों याद आ गया। अभी आपको याद नहीं, पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर सम्मेलन हुए पिछड़ी जातियों के, पिछड़ी जातियों के माननीय गायत्री प्रसाद के नेतृत्व में। भाई नेताजी सरकार बनी, माननीय यादव जी ने तय कर दिया। अब नेताजी 2 दिन का सम्मेलन अभी नेताजी सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, बड़ा इनकी दुर्दशा खराब है। आप सच्चर कमेटी भूल गए, अब सच्चर कमेटी भूल गए, अब बैकवर्ड कमेटी की बात करेंगे, अब दलित कमेटी को पहले किनारे कर दिया है। तो ये जो किसके आधार पर खाली लड़ेंगे, खाली ये नेताजी एक कम्युनिटी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अरे ये जो बातें हो रही है, जो नेताजी बातें कर रहे हैं, सबको पता है कि सपा सरकार वर्तमान में बिहार चुनाव से बौखला गई है।
उसको पता है कि आने वाले समय में 2017 में इनका सफाया साफ हो जाएगा। अभी पंचायत चुनाव में इन्हीं बैकवर्ड की जाति और शेड्यूल कास्ट की जिनके ऊपर हमारे माननीय सपा सरकार को बड़ा घमंड है, उनके लोगों की जमानत तक जब्त हो गई। कितने उनके मंत्री के रिश्तेदार नातेदार लड़के और वो हार गए। तो ये 17 जातियां 54 जो पिछड़ी जातियां जिनको बात कर रहे हैं कि 54% ये लोग वोट क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको पता था कि नेताजी केवल इधर उधर सम्मेलन कर ले, रथ निकाल ले और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुला के फिर एक वो कर दे कि भाई अब तुमको हम ले जा रहा हूं दलितों में शामिल कराने के लिए, इससे वोट ना मिलने वाला। अब जनता इनसे सवाल कर रही है कि 3 साल में आपने मेरे लिए क्या किया, आपने धरातल पर मेरे लिए क्या किया, और अगर नहीं किया तो केवल सम्मेलन करने से आप वोट देने वाले नहीं है। आप बिहार में भी बड़ा जनता सवाल हर किसी से कर रही है। इन मौके पर आपने महागठबंधन तोड़ के, बस दिक्कत ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने चश्मे से देखते हैं। अवधेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। जनता सवाल हर किसी से कर रही है। जनता सवाल नरेंद्र मोदी से भी कर रही है, जनता सवाल अखिलेश यादव से भी कर रही है, और खुद अभी प्रजापति जी ने कहा कि 28% में तो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई थी, 54% ये, यानी कि जातिवादी राजनीति का पूरा खाका है। आप जातिवादी सम्मेलन करते हैं, ठीक है करें, लेकिन अगर आपको उनको लाभ दिलाना है तो उनके लिए तो आप स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। वहां पर सम्मेलनों की जरूरत क्यों? जातिवादी राजनीति है और जातिवादी राजनीति होती है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तर्क जितने भी रखे जाएं, लेकिन ये कैमरा बड़ा निर्मम होता है, आपकी भाव भंगिमा पकड़ता है, आपके एक शब्द को पकड़ता है, और ये चीजें सीधे दर्शकों तक जाती हैं कि दरअसल आप क्या कहना चाहते हैं और आपके जबान पे होता क्या है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।